नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुबैर को 5 दिनों के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत के साथ ये शर्त लगाई गई है कि जुबैर दिल्ली मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि यह राहत यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में दी गई है, न कि दिल्ली में दर्ज केस में। जुबैर के खिलाफ 3 हिंदू संतों यति नरसिंहानंद, सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहने के बाद यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर का बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि बजरंग मुनि सीतापुर में एक सम्मानित महंत हैं, जिनके अनुयायी जुबैर के ट्वीट से आहत थे, क्योंकि जुबैर ने बजरंग मुनि को एक नफरत फैलाने वाला कहा था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की वैकेशन बेंच जुबैर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यति नरसिंहानंद, सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाले उनके ट्वीट पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने कहा कि बजरंग मुनि एक सम्मानित महंत हैं, सीतापुर में एक धार्मिक नेता हैं, जिनके बड़े अनुयायी हैं। जब आप एक धार्मिक नेता को नफरत फैलाने वाला कहते हैं तो ये समस्या पैदा करता है। मेरे विद्वान मित्र कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को लिखा है, ये गलत है, वो तो दुनिया के लिए ट्वीट कर रहे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने बजरंगी बाबा के बड़ी संख्या में अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ये जानबूझकर है या नहीं, यह जांच का मामला है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक धार्मिक नेता को नफरत फैलाने वाला कहकर आप लोगों के बीच द्वेष पैदा कर रहे हैं। एएसजी ने कहा कि अगर आप इतने अच्छे व्यक्ति होते तो आप पुलिस को एक पत्र भेज सकते थे, आपने ट्वीट क्यों किया? बता दें, बजरंग मुनि विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। बजरंग मुनि ने एक समुदाय की महिलाओं और बेटियों को उठाकर बलात्कार करने की धमकी दी थी। जब यह धमकी दी जा रही थी तब पुलिस भी मौजूद थी, जिसको लेकर बवाल के बाद बजरंग मुनि की गिरफ्तारी भी हुई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जवाब में मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश हुए वकील गोंजाल्विस ने कहा कि वो केवल बजरंग मुनि द्वारा दिए गए भाषण की रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भाषण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। गोंजाल्विस ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि एनसीडब्ल्यू ने लोगों को महिलाओं के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से रोकने और ऐसी घटनाओं में मूक दर्शक न बने रहने के लिए पुलिस से उचित कदम उठाने की मांग की। यति नरसिंहानंद के संबंध में गोंजाल्विस ने कहा कि उन्हें अभद्र भाषा के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में यति नरसिंहानंद की टिप्पणी के लिए अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी थी। गोंजाल्विस ने कहा कि क्या मैं उन्हें बदनाम कर रहा हूँ? क्या वे नफरत फैलाने वाले नहीं हैं? क्या मैं उन्हें नफरत फैलाने वाला कहकर गलत कर रहा हूं? मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश हुए वकील गोंजाल्विस ने कहा कि अगर मैं नफरती भाषा को चिन्हित करने और पुलिस को रिपोर्ट करने की भूमिका निभा रहा हूं तो यह धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, मैं वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहा हूं। गोंजाल्विस ने कहा कि जिन लोगों ने नफरती भाषण दिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और जिस व्यक्ति ने उन्हें उजागर किया वो जेल में है। ये देश क्या बन गया है? मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से कोई और नहीं, स्वयं भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुबैर की याचिका का विरोध किया और कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या वो एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा हैं जो देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से ऐसे ट्वीट पोस्ट कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के ट्वीट से कानून और व्यवस्था की समस्या हुई और इसके साथ ही एसजी ने जुबैर को आदतन अपराधी बताया और कहा कि जुबैर के खिलाफ 6 अन्य मामले पहले से ही लंबित हैं। ईडी ने अब दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को समन जारी किया है और 14 जुलाई को पेश होने को कहा है। बता दें, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय जेल में हैं। इस साल मई में ईडी ने उन्हें हवाला लेन देन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। हवाला लेन देन का यह मामला कोलकाता की कंपनी से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल और उसके पूर्व सीईओ आकार पटेल पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईडी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि ईडी ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल पर 51.72 करोड़ रुपए और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई उस जानकारी के आधार पर की है जिसके मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने अपनी भारतीय इकाइयों के जरिए विदेशों से जमा की गई बड़ी रकम को बाहर भेजा।
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विधायक पंकज मिश्रा से जुड़े 17 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में छापेमारी की गई है, जो झारखंड के साहेबगंज, बरहेट और राजमहल इलाकों में की गई। ईडी के अधिकारी ने कहा कि ईडी का मामला मिश्रा के खिलाफ झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है और जांच जारी है। सूत्रों ने कहा यह अलग मामला है और इसका कनेक्शन राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केस से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को अंतरिम राहत दे दी है। उनके खिलाफ राहुल गांधी के फर्जी वीडियो को प्रसारित करने पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी मामले में उन्होंने हिरासत में लिए जाने या दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अधिकारियों को डीएनए शो के उस प्रसारण के संबंध में रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए कठोर कदम उठाने से रोक दिया। बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने वालों को बच्चा और उनको माफ़ करने को कहा था, लेकिन जी न्यूज ने राहुल के इस बयान को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की हत्याकांड मामले से जोड़कर चलाया और कहा यह हत्या करने वालों के लिए कहा गया है। जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस जब एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब यूपी पुलिस से उसकी झड़प हुई थी। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और रिटायर्ड डीजीपी आरबी शिव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट के विस्तृत रिकॉर्ड को देखने के लिए समय मांगा। इन दोनों ने 2002 के गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सीतलवाड़ की ओर से पेश वकील सोमनाथ वत्स ने अभियोजन पक्ष के अधिक समय की मांग की अपील का विरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ट्वीट और ट्विटर खातों पर कार्रवाई के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। इसने मंत्रालय की कार्रवाई के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने अदालत को बताया कि मंत्रालय कंपनी को किसी खास ट्वीट के बारे में जानकारी दिए बिना पूरे खातों को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि ऐसे आदेश जारी करने के मामले बढ़ रहे हैं। ट्विटर की आपत्ति है कि मंत्रालय किसी खास ट्वीट के बारे में जानकारी नहीं देता है कि आखिर उसमें क्या आपत्तिजनक है और किन वजहों से पूरे खातों को ब्लॉक किया जाए। कंपनी ने कहा है कि कई यूआरएल में राजनीतिक और पत्रकारिता संबंधी सामग्री होती है। इस तरह की जानकारी को ब्लॉक करना प्लेटफॉर्म के यूजरों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए 7 नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। पार्टी के 7 नेताओं को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें एक प्रमुख नाम वडगाम के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का भी है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी यहां 2 दशक से ज्यादा वक्त से लगातार सत्ता में है। कांग्रेस ने जिन नेताओं को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें विधायक ललित कागथारा, ऋत्विक मकवाना, अमरीश जे डेर, हिम्मत सिंह पटेल, कादिर पीरजादा और इंद्र विजय सिंह गोगिल का नाम शामिल है। इनमें से 5 नेता विधायक हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस दौरान उन्होंने फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहे 11 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस ने इन सभी 11 विधायकों को नोटिस जारी किया है। सोमवार को जब महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ था तो कांग्रेस के 11 विधायक इसमें गैर हाजिर रहे थे। इन विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी शामिल रहे। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के गैर हाजिर होने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान एकनाथ शिंदे सरकार को 164 वोट मिले थे, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 99 वोट मिले थे। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पटोले को दिल्ली तलब किया गया था। बगावत के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कानूनी दृष्टि से शिवसेना से कोई धनुष बाण नहीं ले सकता। ये शिवसेना का है और हमेशा रहेगा। उद्धव ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिवसेना को नए चुनाव चिन्ह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कितने भी विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएं, पार्टी खत्म नहीं होगी। शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच चल रही तकरार तेज हो गई है। शुक्रवार को एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। ठाकरे गुट की याचिका में विधानसभा स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट कराए जाने को भी चुनौती दी गई है। बता दें कि स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट में महाविकास आघाड़ी को हार और बीजेपी शिंदे गुट को जीत मिली थी।
ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना पूरी तरह गैर कानूनी था, क्योंकि इसमें वो 16 विधायक भी शामिल थे जो अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे हैं। बता दें कि पिछली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह हमला हुआ था। पश्चिमी जापान के नारा शहर में उन पर तब गोली चलाई गई थी जब वो एक रैली में भाषण दे रहे थे। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। शिंजो आबे के इस हमले से बच जाने के लिए जापान के साथ ही दुनिया भर में लोग दुआएं कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन के बाद पूरे जापान में शोक की लहर दौड़ गई है। 67 साल के शिंजो आबे गोली लगने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। जापानी समय के अनुसार गोली चलने की यह घटना सुबह 11:30 बजे हुई। जापानी मीडिया के मुताबिक मौके पर लगातार 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। आबे को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस ने 41 वर्षीय हमलावर तेस्या यामागामी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी बंदूक को भी जब्त कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।